जोहार भाई, एक बार फिर से। पिछले दिन कौन कौन लोग नहीं थे, मतलब नया इजाफा हुआ है, बाकी लोग थे। हम पिछले दिन क्या पढ़ा रहे थे? कई लोगों ने सवाल किया था कि भाई सिलेबस क्या है, सिलेबस की जानकारी कितने लोगों को है? आपको है? नहीं नहीं, कई लोगों ने सवाल किया था कि सिलेबस की जानकारी, मतलब भाई सिलेबस बाजार में उपलब्ध है ना? नहीं, ओके। तो क्या सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी दे देनी चाहिए? जानकारी कितने लोगों को है? देखिए, नहीं, कई लोगों ने सवाल किया था कि सिलेबस की जानकारी, मतलब भाई सिलेबस बाजार में उपलब्ध है ना? नहीं, ये बोलता नहीं। क्या सिलेबस के बाद थोड़ी, देखिए इसमें सिलेबस के बारे में थोड़ी हम जानकारी देते हैं। पहला है आपको कोठा भाषा का उद्भव और विकास। ये इसमें जो ये व्याकरण का पाठ है, ये इसे में फिर आपको कोठा भाषा की विशेषताएं, फिर इधर संज्ञा आदि है, फिर है आपका शब्द गठन, फिर है आपका क्षेत्रीय भेद, मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन है, लिपि समस्या, प्रभाव। अन्य भाषा में झारखंडी भाषाओं का झारखंडी भाषाओं में इंक्लूड है आपको वो आपका बांग्ला है और हिंदी भी है, और बाकी जो अन्य भाषाएं हैं उनका। लिख लिया आपने क्या? इस खंड में मुख्य इतना ही है, ठीक है? इस खंड में मुख्य इतना ही है, बाकी चीजें और भी, जैसे मैं ये आपको लिंग निर्णय है, ये सब बहुत छोटे छोटे ये है। लिंग निर्णय है, वचन बोधन है, एकदम बिल्कुल छोटा छोटा ये सब है। इसमें मान लीजिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण आदि इसमें है, ठीक है? इतना ही आपको पढ़ना है इसमें, इस खंड में। ये पहला खंड है।
ये दूसरा खंड है आपका लोक साहित्य। ठीक है, दूसरा खंड है लोक साहित्य। लोक साहित्य में इसमें देखिए मार्क्स जो है ना आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलग अलग, वो हम बाद में बताएंगे उसको। लेकिन है क्या कि आपको 25 नंबर लगभग है इसमें। लोक साहित्य है, लोक साहित्य में आपका लोक साहित्य की सामान्य समझ जो है वो है, फिर लोक कथा, लोकगीत। इसका लोक कथा में इसका महत्व है, विशेषता है, वर्गीकरण है लोक कथाओं का। फिर इसमें लोकगीत में है, इसका महत्व है, विशेषता है और वर्गीकरण है ना। उसके बाद है आपको लोक गाथा। और मान लीजिए इसमें लोक कथा, लोक गाथा, इसमें लोकगीत में ऐसे है कि आपको लोकगीतों में विविध चित्रण, लोकगीतों में विविध चित्रण इसमें है क्या कि आपको आएगा प्राकृतिक चित्रण, संस्कार, श्रृंगार आदि लोकगीतों में विविध चित्रण। फिर है आपको इसमें ये भी रख लीजिए महत्व, विशेषता, वर्गीकरण, सेम वही चीज है। इसमें भी वही चीज है, महत्व, विशेषता, वर्गीकरण। ये है। विविध चित्रण में आपका प्राकृतिक चित्रण आएगा, संस्कार संबंधी आएगा, जैसे विवाह संस्कार, जन्म संस्कार, ठीक है, और भी जो कोई संस्कार हैं, फिर श्रृंगार है। ये मुख्य रूप से यही है। और फिर आपका लोक गाथा, ठीक है। अगला है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण में आपको चलाएगा मुहावरे, लोकोक्ति, आपका पहेली और है मंत्र, ये सब आएगा। इनका भी ऐसे ही, इस तरह भी अलग अलग है। फिर इसमें आएगा क्या देखिएगा, इसमें ये लोकगीत और लोक गाथा अंतर, ठीक है ना, अंतर या समानता। फिर है कि आपको इसमें फिर लोक कथा और लोक गाथा में अंतर समानता, ये भी पूछ सकता है। फिर लोकगीत विविध चित्रण है, इसमें लोकगीत की परिभाषा पूछ सकता है, आपको महत्व पूछ सकता है, विशेषता पूछ सकता है। और ये आपका लोक साहित्य में पढ़ना है। आपका तीसरा पाठ है शिष्ट साहित्य का। अभी हम लोक साहित्य देख रहे थे, ये शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य में आपको आएगा, पहला है कोठा भाषा
के साहित्य में अन्य भारतीय भाषाओं का प्रभाव। दूसरा है खोटा साहित्य का काल विभाजन। काल विभाजन में विभिन्न जो अलग अलग विद्वान हैं उनके मत हैं। मत अलग अलग मत हैं। विभिन्न विधाएं इसमें खोटा पद्य। खोटा पद्य में कविता और गीत, खोटा गीत और खोटा कविता। अगला है खोटा गद्य में कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, रेखा चित्र, लघु कथा वगैरह भी है। लघु कथा ये हुआ आपका जी। रेखा चित्र है, उसके बाद लघु कथा। इसमें जीवनी वगैरह भी है। जीवनी आपको भी थोड़ा पढ़ना है, इसको जीवनी आदि कर सकते हैं। जीवनी मिटा क्या? आपको चौथा खंड है, तीसरा हमने चौथा, चौथा में है खोटा के साहित्यकार और उनकी कृतियां। ठीक है, इसमें खोटा के साहित्यकार और उनकी कृतियां, इसमें कई लोग हैं। श्रीनिवास पानूरी, क्या हुआ,
विश्वनाथ दसौंधी, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो, और कई लोग हैं, लेकिन मुख्य यही लोग हैं। ठीक है, उसमें हम लोग का भी नाम है, मेरा भी नाम है। उसको छोड़ दीजिए, उसको मैनेज करके चलिए। ठीक है, ये सारे लोग रहेंगे। हाँ, शशि छोड़ दीजिए सब। 2-3 लोग हैं, उनका नाम नहीं रहेगा लगभग, जैसे आपके विनोद कुमार हैं, बी.ए. नौदार हैं, शशि कुमारी है, लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, ये जो है सो आपका मुख्य लोग यही हैं। वो पिछली दफ़ा कौन कौन आए देखिए, श्रीनिवास पानोटे तो इस बार एकदम कंपलसरी ले आएगा, क्योंकि उनका जन्म शती वर्ष इस बार था, इसलिए पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ये तय है। और आपको इसमें से एक शिवनाथ प्रमाणिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आ गए हैं उनका, शिवनाथ प्रमाणिक का, तो दसौंधी का नहीं आए ना, तब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस दसौंधी। ठीक है, और इनकी कृतियाँ मुख्य है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी हो जीवन के बारे, और इनकी मुख्य रूप से कृतियाँ कौन कौन सी मुख्य रचनाएं हैं उसके बारे में। वो अगला खंड जो है आपका 5वां खंड, वो है आपका निबंध। ठीक है, इसमें निबंध के विषय होंगे सामाजिक, सांस्कृतिक और समसामयिक, जैसे उग्रवाद वगैरह हुआ है ना, ये सब पर समसामयिक विषयों पर। ये सांस्कृतिक में एक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सांस्कृतिक में एक रहेगा, जैसे मान लिया कि कई चीज़ है जो खास करके कर्म है, सोहराई है, सरूल है ना, सहिया है, ये सब 3-4-5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत संभव है कि सहिया पूछा जा सकता है। ठीक है, और वो सांस्कृतिक में 3-4 लोग हैं, मान ली जो बिरसा पर भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, बिरसा आंदोलन वगैरह पर पूछा जा सकता है। लेकिन सबसे है कि सांस्कृतिक में आप एक को याद कर लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, सोहराई था ना, तो सरहुल है, कर्मा है। ठीक है, सरहुल है, कर्मा है, सहिया, ये सब 3-4 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समसामयिक विषय में जैसे उग्रवाद वगैरह है, चाहे और आपका क्या बोल सकते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला हिसाब है, वो सब भी आ सकता है। ठीक है, दहेज वगैरह सामाजिक समस्या में आ सकता है ना, ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं। फिर है कि निबंध में ये हमको लगता है कि 15 नंबर का रहेगा ये। हाँ, 2 नहीं, कोई जरूरी नहीं, एक भी रह सकता है। पिछले बार जो पूछा गया है 2 निबंध एक साथ, वो मूर्खता भर ये है। हाँ, 10 नंबर का था, 15 नंबर को देखिए। उसके बाद अगला है, छठा है आपको अनुवाद है। अनुवाद में है हिंदी से खोटा और फिर खोटा से हिंदी। ठीक है, इसी में है फिर आपका संक्षेपण। कोई दे देगा आपको,
है ना। और आपको संक्षेपण पर पूछ सकता है। संक्षेपण में ये तो अभ्यास करने की चीज़ है संक्षेपण को, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। संक्षेपण है और आपका लास्ट में जो है आपको इसको और पठित गद्यांश जिसको कंप्रहेंशन बोल सकते हैं, और पठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न। ये सब 5-5 नंबर का रहता है। ये 5 नंबर रहेगा, अनुवाद भी 5 नंबर रहेगा, 5-5 10 रहेगा, 10 रह सकता है, ये 15 रहेगा। ऐसा नंबर का बंटवारा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि आपको 25 नंबर आपको व्याकरण वाला पार्ट में रहेगा, 25 नंबर आपको लोक साहित्य में रहेगा 50, और 25 नंबर आपका शिष्ट साहित्य में रहेगा। 75 हो गया, 75, और फिर ये 15, 80, 10, 90, ठीक है, इधर 10, 100, फिर आपके इधर 1-2 और है, वैसे इसमें हमको लगता है कुछ ज़्यादा रहेगा इस खंड में। वो इसमें 25 नंबर ठीक है, इसमें 25-25 रहेगा ना, ऐसे ही करके बंटवारा है। क्या ठीक है, जो भी हो जहाँ से भी होगा पूछा जाएगा, हम लोग तैयारी करके जाएंगे, ठीक है। आप तैयारी करने में जितनी मदद होगी हम करेंगे आपको, जितना बढ़िया से बढ़िया हम दें आपको, मेरी कोशिश रहेगी। बस आपको सिंसियर होना है और सीरियस रहना है, ठीक है। बहुत लोगों का डिमांड फास्ट चलिए, फास्ट चलने का कोई मतलब नहीं है अगर आप नहीं समझेंगे बात को। और मेरी कोशिश होगी कि हम समझाने के स्तर पर बात करेंगे, हम आपके दिमाग में घुसाएं ताकि सो दैट आप थोड़ी मतलब बात को समझे तो लिख भी सके कुछ। और फिर लिखने इम्पॉर्टेंट है लिखना, समझ जाइएगा। मैं तो हिंदी में बोलूँगा, लेकिन बाद में हम जो टॉपिक पर लिखाएंगे कोठा में लिखा जाएगा, और हमको लगता है कि 10-5 टॉपिक पर लिखेंगे ना, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। तो उसमें 2-3 बातें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं लिखने के लिए। जो पहला है कि कुछ शब्दावली ऐसे हैं जिनके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। वो जैसे मान लिया है को लेकर के, मान लिया हिंदी में है, तो कोठा में है हई भी होता है, हे भी होता है, हकई भी होता है ना। अब हई हे हकई में क्या अंतर है, इसको समझना होगा, ठीक है ना। ये कई जगह लिखेगा कि, इसलिए वो सब चीज़ को अंतर समझना होगा। दूसरी बात है कि कारक को समझना होगा बढ़िया से। कारक को अगर समझ जाएंगे बढ़िया से तो आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि कारक के जो प्रत्यय हैं, कारक की जो विभक्तियां हैं, कारक के जो प्रसर्ग हैं, उनको कहाँ अप्लाई करना होगा और उसको बारे में बढ़िया से नॉलेज हो जाएगा ना, तो आराम से किसी उसको क्या होता है कि कारकीय प्रत्यय को या कारकीय प्रसर्ग को या किसी भी भाषा के प्रत्यय को दूसरी भाषा के शब्द में लगाकर अपना बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी के शब्द है मोटर, हिंदी में मोटरों कह देते हैं, नहीं स्कूलों बोल देते हैं, ठीक है ना। ये तो अंग्रेजी का शब्द है, हमने हिंदी का प्रत्यय ऊ लगाया तो बहुवचन हो गया, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि कोठा में बोलेंगे, कोठा में बहुवचन बोधक प्रत्यय क्या है, वाइन है, मोटर वाइन, लड़कियाइन, अपना प्रत्यय। अब मान लीजिए कि वो ये हुआ मशीन वाइन, अब मशीन वाइन बोलिएगा तो अंग्रेजों को कंफ्यूज कर जाएगा कि व्हाट इज मशीन वाइन, है तो अंग्रेजी का शब्द, लेकिन आपने उसको अपना प्रत्यय देकर के अपना बना लिया। ये चीज़ है, आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बिल्कुल संस्कृत का शब्द है, मान लीजिए कि संस्कृति, अब संस्कृति में करना होगा तो आप बिल्कुल संस्कृति को ऐसे लिख करके संस्कृति ऐसे भी लिख सकते हैं, संस्कृति कहने से संस्कृति में हो जाएगा, क्योंकि अधिकरण कारक प्रत्यय लग गया, ठीक है ना। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इस तरह के जो है सो हम लोग इसको देखेंगे। तो
ये अभी तक जो बात हो रही थी वो सिलेबस से संबंधित, और इसी के अंदर हमें तैयारी करनी है। और अब हम चलते हैं पिछले दिन, जो लौटते हैं पिछले दिन के क्लास में। हम लोग पिछले दिन कहाँ तक पढ़े थे? हाँ, तो कहाँ तक गए थे? देखिए, उद्भव और विकास, ठीक है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। तो इसमें जो है देखिएगा, हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं उसको कि पिछले दिन क्या हुआ था कि दो बातें थी। एक तो है वो खोटा शब्द है, दूसरा है भाषा। खोटा शब्द को लेकर के विवाद है लोगों में, मत एक नहीं है। कई लोग इसको खोटा शब्द की उत्पत्ति को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। तो इसमें से दो मत हमने कहा था कि एक है आपके ए.के. झा जी का मत है। इन्होंने कहा था कि भारत की प्राचीनतम लिपि जो खरोष्ठी है, इसी से व्युत्पन्न है ना। खरोष्ठी, खरोठी, खरोठा और फिर खोटा, ऐसा इन्होंने कहा। इसके पीछे कहने का, चूंकि आपको क्यों कहा, आपको फुर्सत नहीं वहाँ लिखने का, आपके पास समय नहीं कि परीक्षा में क्यों कहा। झा जी ने इतने कही कि झा जी ने खरोष्ठी लिपि से खोटा शब्द की व्युत्पत्ति बताई है। इससे भिन्न मत रखते हैं आपके आला जी, कृष्ण चंद्र दास आला, इनका अलग मत है। इनका कहना है कि खरोष्ठी से इसका कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, खरोष्ठी से कोई रिश्ता नहीं है। इनका कहना है कि ये शब्द बना है खर्थी से। खर्थी कहने का मतलब, उन्होंने कहा खर्थी मतलब प्रकृति। खर्थी से शब्द का मतलब प्रकृति तो हम लोग कभी नहीं जानते थे। उनका एक लॉजिक ये है कि मान ली घाव होता है तो उसमें एक पपड़ी बैठती है और पपड़ी निकलती रहती है, पपड़ी बनता है फिर निकलता है, पपड़ी बनता है निकलता है। सिमिलरली आपको ये जो पृथ्वी है, इसकी एक ऊपरी परत है, इसको बोलते हैं भूपर्पटी, ठीक है ना, आप लोग पढ़े होंगे, है ना। इसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट। ये जैसे घाव का पपड़ी बैठता है, जमता है, उखड़ता है, जमता है, उखड़ता है, वैसे ही ये जो है जमता है, उखड़ता है। और इसी से इन्होंने कहा कि पृथ्वी को हम खर्थी कह सकते हैं। पृथ्वी माने प्रकृति, ठीक है। इन्होंने रखा कि पृथ्वी मतलब ये आपको प्रकृति। और चूंकि प्रकृति में बहुत सारी जो ध्वनियां हैं, बहुत सारी जो प्राकृतिक ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों के अनुकरण से भाषा बनी है, इसलिए इसका नाम रखा उन्होंने खर्थी, है ना। खर्थी से इन्होंने कहा कि खर्थी से उन्होंने कहा कि आपको बना खट्टा, ठीक है। इन्होंने कहा खट्टा, ये खट्टी से खट्टा। अब ये खट्टा पर ही वो एकदम खूंटा गाड़ दिया कि भाई खट्टा ही होगा, खोटा नहीं होगा। अब है, हमने कहा उनको कि भाई ठीक है, मान गया कि आप झा जी के मत से सही सहमत नहीं है, वो आपका खर्थी से ही खट्टा हुआ। हमने उनको कहा कि आला जी, अगर खट्टा को बंगला उच्चारण में कैसा होगा, तो खट्टा होगा ना। बंगला उच्चारण जैसे हम लोग बोलते हैं दही, तो हो जाता है बंगला उच्चारण में दोही, और फिर लास्ट में हो जाता है दोही। नहीं, हमने उनको कहा कि खट्टा से बंगला आदमी जो बंगला भाषी बोलेगा तो क्या बोलेगा, खट्टा, खट्टा बोलेगा। फिर इससे आपको खोटा बन सकता है कि नहीं। मैंने कहा उनको, ये सम्मेलन था आपको यहाँ भाषा सम्मेलन कसमार में, उनसे मेरी मुलाकात, अक्सर मेरी उनसे मुलाकात होती रहती थी।
तो जिद्दी सौभाग्य बहुत थे, ये भी नंबर 1 जिद्दी और ये भी जिद्दी, दोनों बहुत हठी। ये कहावत है ना कि विद्वानों को एक तराजू में तोलना पड़ा और मेढक को तोलना बराबर है। मेढक तोलेगा तो मेढक को एक भाग है, उधर भाग जाएगा, वैसे ही विद्वान लोग एक साथ नहीं रख सकते हैं। तो इनमें जो था, हमने इनको कहा तो ये बोलते क्या है कि हाँ ऐसा तो हो पारे, माने खट्टा के उच्चारण बंगाली आदमी करेगा तो खट्टा होए पारे, और इससे फिर खोटा होगा ना तो हाँ ऐसा तो होए पारे, मगर 28 ही हो तो वो हवे पारे माने हो सकता है, लेकिन यही सही होगा। पंचायत में कभी गांव में जिद्दी लोग देखे हैं ना, यहाँ खूटा गाड़ दिया, अब पंचायत हुआ कि नहीं भाई तेरा वहाँ से नहीं यहाँ तक जाता है नाप में, हाँ वो तो है ठीक है, मगर खुट वहीं रह तो माने वो मान जाएगा आपको, हाँ ठीक है नाप जोक में वहाँ सही ठहरता है, पंचायत बोल दिया हाँ हाँ तब तो ठीक है, मगर खुट वहीं रह तो। जहाजी के साथ इनके साथ यही बीमारी थी, हवे पारे मगर यही तय रहतो। कारण क्या था दोनों में बहस के पीछे कि झाजी पहले खोटा शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर उन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया था, अपना थियरी। अब इसको जो है, अब इनमें जो कास्ट कन्फ्लिक्ट था दोनों के बीच में, ये हरिजन थे और वो ब्राह्मण थे, और कास्ट कन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में टकराया। अगर ये बोल देते हैं कि खोटा ही होगा तो सारा श्रेय झाजी ले जाएंगे, पंडित जी या दादागिरी फिर चलते रहेगा, इसलिए वो इसको कभी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अब जितनी भी किताबें उन्होंने लिखी खट्टा भाषा से लिखा है इन्होंने। इनकी एक किताब है बहुत प्रमुख किताब, खट्टा भाखा ग्रहण, माने खोटा भाषा कैसे आकार लिया है ना, माने गठन ग्रहण माने गठन से हुआ, कैसे खोटा भाषा ने आकार लिया। तो ये जो है सो इन दोनों में ये हट रहा है। तो ये जो है देखिएगा कि तो ये दो मत था। तीसरा जो मत था आपको, ये है नरेश नीलकमल जी का। अभी हम चल रहे हैं सिर्फ कोठा भाषा की, कोठा शब्द की व्याख्या पर चल रहे हैं, भाषा पर नहीं। तो ये जो है आपको नरेश नीलकमल जी कतरास कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे हिंदी के, उन्होंने कहा कि ना तो खरोष्ठी से संबंध है इसका, ना खर्ची से संबंध है। इनका कहना है कि वो जो है अपभ्रंश भाषा है। अपभ्रंश, हम अपभ्रंश के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अपभ्रंश का ही एक रूप को बोलते हैं अवहट्ठ। अवहट्ठ, इनका कहना है कि अवहट्ठ से ही खोठा का, क्योंकि इनका कहना है कि खोठा का संबंध अपभ्रंश भाषा से है ना। इसमें भी दो मत है, अभी हम लोग बात करेंगे उत्पत्ति लोग करके, क्योंकि हम लोग शब्द पर बात कर रहे हैं, कोठा शब्द पर, न कि भाषा पर, इसको ध्यान दीजिएगा। इसलिए अपभ्रंश शब्द भाषा से, खोठा भाषा का संबंध है, इसलिए उसका नाम अवहट्ठ से हो सकता है। मैं भी अवहट्ठ से है भाई, अवहट्ठ से खोरठ हो सकता है, से फिर खोठा हो सकता है, पॉसिबल है ना। ये तीन मत है। बाकी लोग हैं, कुछ लोग झाजी के साथ हैं, लेकिन अधिकांश लोग झाजी के साथ हैं। मैं भी झाजी के साथ हूं। झाजी यहाँ जो है इतना कह करके वो बिल्कुल आगे उन्होंने नहीं बढ़ाया है। थोड़ा सा उन्होंने मत दिया है कि खरोष्ठी से इसलिए उन्होंने रिश्ता जोड़ा है कि उनका कहना था कि वो सैंधव सभ्यता में इसके अवशेष मिलते हैं, इसके बहुत प्रारंभिक, कुछ पता नहीं आप लोग पढ़ते होंगे तो जान रहे होंगे खरोष्ठी का, ठीक है ना। तो उसे चूँकि उनका कहना था कि जब उसमें आर्यों का आक्रमण हुआ तो कुछ लोग जो चूँकि द्रविड़ सभ्यता थी वहाँ से कुछ लोग भाग करके आए, एक सेक्शन आपका झारखंड में भी आ गया, उनका मत है, बाकी साउथ में चला गया। इतिहास वाले ज़्यादा जानते होंगे। तो झारखंड में जो आ गया, उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं, कैसे मान लिया आपने। उनका कहना था कि यहाँ काठ का सॉलिड, काठ का चक्का देखेंगे आप लोग,
गांव में गए होंगे तो देखते होंगे, कई बड़का गांव साइड में चलता है, इधर इरबा में हाल तक चलता था, मेरे गांव में भी था ये, बिल्कुल सॉलिड काठ का चक्का, बड़ा बड़ा सहतीर होगा, उसको काट दिया, उसमें छेद कर दिया, चक्का हो गया। तो ये जो है सो आपको इस तरह ये एकदम प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ऑफ ए बुलक कार्ट, एकदम आदिम पहला संरचना है। और ऐसी एकदम बहुत सिंपल संरचना है, इसमें कुछ नहीं, यहाँ तुमको चक्का दे दिया, और इसमें लोहा नाम की कोई चीज़ नहीं है। इवन आपको एक्सल जो है धुरी वो भी लकड़ी है, बाद में इसमें आपको बाद में लोहा डालने लगा, इसके बाहर में, इसकी चक्का के बाहर में डालने लगा, पहले नहीं था। अभी भी स्टिल इन प्रैक्टिस झारखंड में, बड़का गांव जाइएगा तो हर घर में मिलेगा ये गाड़ी, इसको बोलते हैं सगड़ गाड़ी, है ना, सगड़ गाड़ी। देखें आप लोग ना, इधर आपको इरबा में हाल हाल तक चल रहा था, मेरे गांव में भी है, चक्का को खोल कहीं रख दिया, वो उठा हम लोग, है ना। लेकिन अब प्रैक्टिस में नहीं है, अब तो बैलगाड़ी प्रैक्टिस में नहीं है। हाँ हाँ, नहीं, बहुत सारी चीज़, आपको ट्रैक्टर आ गया, सड़कें बन गई, हर जगह गाड़ियाँ जाने लगी, इसलिए सब ठीक है ना। ये जो है सो आपको अरे यार, तो ये जो है देखिएगा कि अब इनका, अब हम लोग चले जाते हैं भाषा पर। इस पर कोई क्वेश्चन है आप लोग का? भाषा खड़ा लेकर के समझ गए बात को? समझे ना? अब है कि सवाल हो गया भाषा की उत्पत्ति। अभी हम लोग खोटा शब्द की उत्पत्ति पर बात कर रहे थे, अब भाषा की उत्पत्ति को लेकर सवाल है। इसमें जो झाजी हैं और आलाजी दोनों का एक मत है। उनका कहना है कि प्रकृति जो है, प्रकृति में बहुत सारी ध्वनियां हैं वर्तमान, जो बहुत सारी घटनाएं होती है, प्रकृति घटनाएं, जैसे मान लिया कि आपको बादल का गरजना, पानी का बरसना, बादल के गरजने गड़गड़ गड़गड़, पानी के बरसने से वो झरझर झरझर या टप 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 टप, बूंदों के गिरने से टप टप, है ना। उसमें भी उसका मैग्नीट्यूड पता चलेगा। अगर छोटी छोटी बूंदें हैं तो टिप टिप, बड़ा बड़ा मोटा तो ठप ठप, थोड़ी और तो टप टप, फिर बाद में थोड़े रुक रुक के तो टिप टिप टिपिक 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 टिपिक, है ना। झरर झर रज रज माने पूरा लगातार मार रहा है, और झर झर माने हल्का हल्का मार रहा है ना। तो ये जो है सो आपको बहुत सारी ध्वनियाँ हैं। हवा के चलने से सर सर, पत्तों के डोलने से फटफट, चिड़ियों को उड़ने से फड़ फड़, लकड़ी के पे चलिएगा तो आपको रट रट, है ना। कोई पत्थर गिरा, देखिए हर उसमें भी है जो भाषा उत्पत्ति को लेकर के जो सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं भाषा उत्पत्ति को लेकर के। पहला सिद्धांत जो है वो आपको ईश्वरीय सिद्धांत है। शायद मैं ही बात कर गया था इस बारे में, नहीं पिछले तक। ईश्वरीय सिद्धांत, ईश्वरीय सिद्धांत में है क्या कि ये अपरुषेय है, भाषा का विकास आदमी ने नहीं किया है। भाषा का विकास माने गॉड गिफ्ट है, ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ है ना। ये दैवी उत्पत्ति सिद्धांत या ईश्वरीय उत्पत्ति सिद्धांत बोलते हैं। स्टिल वो अभी भी लोग मानते हैं। अभी देखिए कि ऐसा बहस इस पर लेकर के कि अब भाषा विज्ञान के विषय ही नहीं रह गया है अभी, इसको हटा दिया लोगों ने, भाषा विज्ञान के विज्ञान से ही हटा दिया इस टॉपिक को, समझे ना। ये इसको लॉजिक उसमें डाल दिया उधर। तो इसमें जो है ईश्वरीय सिद्धांत की भाषा, इसमें इसलिए देखिएगा कि वो हिब्रू को कहा गया है, हिब्रू जो इसकी भाषा है, हाँ इसकी बाइबल की, कहा कि ये जो है सो भगवान का दिया हुआ है, गॉड का दिया हुआ है। संस्कृत के बारे में कहते हैं कि जो वेद जो है अपरुषेय है, मतलब आदमी ने नहीं बल्कि स्वयं देवताओं के द्वारा लिखा हुआ है, और है कि वो इसलिए भाषा भगवान का दिया हुआ है, भाषा आदमी ने नहीं बनाया।
कुरान के बारे में भी है, कुरान के बारे में कहते हैं कि वो कुरान तो आसमानी किताब है। अब ये धारणा है और लोग मान नहीं रहे अभी भी, है ना। तो ईश्वरीय उत्पत्ति सिद्धांत, लेकिन ये सही नहीं है। ईश्वर ने जो बनाया है कि विकासवादी सिद्धांत को, देखिएगा कि विकासवादी सिद्धांत को जान, डार्विन का जो थियरी है वो मानते हैं कि उसने भगवान की कल्पना को ही खारिज कर दिया, देयर इज नो गॉड। तो वो जो है सो देखिएगा 2-3 आदमी लोगों ने बहुत पूरी दुनिया के चिंतन की धारा को बदला है। वो तो आपको डार्विन है जी, वो आपको विकासवाद दे करके पूरी ईश्वरीय अवधारणा खत्म किया। फ्राइड ने बिल्कुल लोगों की गतिविधि को बता के सबके पीछे सेक्स है। आपको मार्क्स ने तो पूरी दुनिया को व्यापक रूप से प्रभावित किया, कहा कि सारी दुनिया के बखेड़ा के जड़ में संपत्ति है, और वही सही है। संपत्ति की बंटवारा है ना, जब तक भाई के साथ हिस्सेदारी नहीं है तब तक तो बहुत ही चल रहा है। जिस दिन हिस्सा मांग दिया ना, फिर देखिएगा। इसलिए पूरी दुनिया में जो बहस किसी बात को, बहस संपत्ति को लेकर है ना, संपत्ति का गैर बराबर बंटवारा को लेकर के तो झगड़ा है, जैसे मार्क्स वाले सिद्धांत है। तो ये जो है सो आपको देखिएगा, इसमें जो एक प्राकृतिक सिद्धांत है कि उसमें प्रत्येक वस्तु, उसमें उसको एक सिद्धांत हुआ। दूसरा आपको टंडन सिद्धांत। टंडन सिद्धांत मतलब हर जो है वस्तु की अपनी ध्वनियाँ होती हैं। लोहा गिरा तो आवाज़ उसकी समझ में आ जाएगी, लोहा है। लोहा के पीटिए, लकड़ी की पीटिए, अलग आवाज़ निकलेगी, है ना। पानी में मारिए, अलग आवाज़ निकलेगी। तो अलग अलग चीज़ों की, वो मिट्टी के गिरने से और पत्थर के गिरने से अलग आवाज़ निकलती है। कहने मतलब हर वस्तु की अपनी अपनी ध्वनियाँ हैं, टकराने से पता चलता है। तो टंडन सिद्धांत हुआ। तीसरा हुआ आपको अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण सिद्धांत, ये देखिएगा कि टंडन सिद्धांत और अनुकरण सिद्धांत लगभग दोनों को एक साथ मिलाया जा सकता है। इसमें क्या है कि इसी आधार है कि आपको हुआ भाई जी, डिलीट कर दें। ओके, इसमें देखिए प्रकृति। अब प्रकृति में बहुत सारी ध्वनियाँ हैं, जैसे मान लें कि आपको सर सर, फर फर, टर टर, खड़ खड़, पट पट, इस तरह की ध्वनियाँ बहुत सारी हैं। और इसी के अनुसार फिर मान लीजिए पट पट हुआ तो रटपट भी तो हो सकता है, हैं? फिर है कि खड़ खड़ को, चाहे गड़गड़ को गड़बड़ हो सकता है, गड़गड़, गड़बड़, माने एक ध्वनि के आधार पर दूसरी ध्वनि बना लेना, ठीक है ना। इस ध्वनि आधार पर इस तरह के हर वर्ण से आपको इस तरह की ध्वनियाँ मिलेंगी। इस तरह की ध्वनियों को हम बोलते हैं ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक, अनुकरणात्मक, या इसमें अनुरणात्मक, या फिर इसको द्वित्व, मैंने 2 बार उच्चारण हुआ, जैसे टर टर एक ही ध्वनि 2 बार हुई, इसलिए द्वित्व भी बोल सकते हैं 2 बार, है ना। तो फिर इसको प्रकृति के अनुकरण से बनी है, इसलिए ध्वन्यात्मक भी कह सकते हैं। अनुकरण से बनी, एक दूसरे के रट के जगह पट बनी है। इस तरह से इसका अंग्रेजी में एक ही है, ओनोमोपोइक, इस तरह, ठीक है ना। ये जो है आपका इस तरह की ध्वनियों के अनुकरण से भाषा का विकास हुआ। क्योंकि मनुष्य जो है जन्मजात, मतलब क्या हो सकता है, उसकी प्रकृति जो है अनुकरण करने की प्रवृत्ति है, उसकी प्रकृति ही अनुकरण की प्रवृत्ति है। और ये अनुकरण की प्रवृत्ति के चलते उन्होंने पक्षियों को उड़ते हुए देखकर उसने हवाई जहाज बनाया, है ना। वो पत्थर को लुढ़कते थे कि उसने चक्का का आविष्कार कर लिया। और इसीलिए देखिए उसकी जो अनुकरण की जो प्रवृत्ति इतनी तीव्र है, जिसकी वजह से आज पूरे विश्व को उसने अपनी मुट्ठी में कर लिया है।
छोटा सा जीव है, कहते हैं 25,000 माइल घेरा है पृथ्वी का, उसको पूरे मुट्ठी में करके रखा है। और मनुष्य की जो तूती बोलती है, जल थल नभ हर जगह, सिर्फ अनुकरण की वजह से। और कह सकते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार वो भाषा है। भाषा आविष्कार सबसे बड़ा आविष्कार है, क्योंकि इसी अगर भाषा का आविष्कार नहीं किया गया होता तो आज से लाखों साल पूर्व के जो अनुभव है वो शेयर नहीं, हस्तांतरित नहीं हो पाता। भाषा ही एक जरिया है जिसके द्वारा लाखों साल पहले के आदमी का जो अनुभव था, एक्सपीरियंस था, वो हस्तांतरित होता है। और हमारे पास जो है अनुभवों की एक बड़ी थाती हमारे पास है, इसलिए और उन सारे अनुभवों से हम सीखते गए, गिरते गए, सीखते गए, और तब हम आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ठीक है, ये जो है सो आपको ये इस बात को मानने वाले दोनों हैं, झा जी भी हैं और आला जी भी हैं। तो इसमें देखिएगा कि अब भाई कितना मिटाएगा यार, इसमें देखिए अब है वही बढ़िया सिद्धांत है प्रकृति। इसमें देखिएगा कि प्रकृति के में अनुकरण से जो अब सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या प्रकृति के जो ध्वनियां हैं उनके अनुकरण से कोई भाषा बन सकती है। मैं यहाँ तक बात क्या किया था ना उस दिन, तो कोई माने बात हो सकती है। उसमें कई ऐसे हैं, देखिएगा कि आपको मान लीजिए कि एक पेड़ है, उसमें से मान लीजिए कोई आदमी यहाँ जो है सो मान लीजिए बैठा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कोई आदमी बैठा हुआ, एक पत्ता मान लीजिए गिरा, एक पत्ता दिखाई पड़ रहा है, अरे यार ये पत्ता गिरा, पत्ता देख रहे हैं। अगर आप बहुत शांत वातावरण में आप बैठिएगा, प्रकृति में कभी ऐसा मौका मिला होगा, इसको ऊपर करें, टेक्निक अलग है इसका। चलिए यार हटाओ, कितना बार लिखाएगा यार। मान लीजिए इसमें एक पत्ता गिरा, तो देखिएगा कि पत्ता यहां से गिरा। अगर कभी शांत वातावरण में आपको मौका मिला होगा बैठने का, तो सुनिएगा पत्ता गिरता कैसे है। एक आवाज निकलती है इसमें से, आवाज निकलती है पत्त, ध्यान दिया होगा तो पत्त आवाज निकलती है, पत्त। पत्त से आपको देखिएगा इसी से बना आपको पत्ता, फिर पत्ता पत्ता जोड़ा तो पत्तल, कोठा में पतरी बोलते हैं, है ना। फिर इसी से पत्ता से फिर आपको, इसी से मैंने पत्ता से फिर आपको हो गया पत्र, नहीं पातर भी हो गया, पतला दुबला पतला। चूंकि कारण है कैसे पातर बना, इसका नेचर पत्ती का क्या है, एकदम पतला है, थीन है, इसलिए जितना भी थिननेस जहां भी हुआ वो पतला हो गया। आदमी है तो पतला हुआ, शरबत में भी चीनी कम गया तो वही पतला हो गया, है ना। तो ये बना आपको पतला। अब चूंकि गिरना इसका, इसकी प्रकृति है, गिरना तो हो गया पतती, पतती गिरना, इसी से पतन हो गया, है ना, जहाज पतन या चारित्रिक पतन। अब सोच लीजिए एक छोटी सी घटना हुई थी, पत्ते का गिरना, और इतने सारे शब्द बन जा रहे हैं, नहीं तो इतने सारे शब्द बन जा रहे हैं, छोटी सी घटना पत्ते के गिरना। अरे भाई न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा, कितने लोगों ने देखा होगा इसके पहले, लेकिन न्यूटन ने देखा और
उसका दिमाग कैसे उल्टा घूम गया, ऊपर काहे नहीं गया भाई, तुम नीचे काहे चला आया। उसको दूसरा बोले सुनेगा तो बोले चल पागल है ये, है ना। बोलते ऊपर काफ़ी जगह है, स्पेस है, क्यों नहीं है ऊपर, नीचे क्यों चला आया। सच में सोचने वाली बात है। तो ये जो है सोच लीजिए कि एक छोटी सी घटना के आधार पर ऐसा हुआ, तो ये हम कह सकते हैं कि आपको, जाओ भैया, अरे यार, तो उसमें क्या है, आप देखिएगा कि प्रकृति में बहुत सारे ध्वनियों के अनुकरण से भाषा का जो आरंभिक स्वरूप बना, सबसे आरंभिक रूप, वो हुआ आपको प्राकृत। क्योंकि प्रकृति के ध्वनियों के अनुकरण से जो भाषा बनी उसका नाम रहा प्राकृत, है ना, प्राकृत कहलाया। अब प्राकृत को हम दूसरे कह सकते हैं कि प्राक जोड़ कृत भी कह सकते हैं, जो पहले बनी, जो भाषा पहले बनी, प्राकृत कह सकते हैं, है ना। अब है कि प्राकृत जो है, जो भाषा, इसी से फिर आपका अब है कि देखिएगा कि प्राकृत का, चूंकि आदमी का कैरेक्टर तो बिगड़ते था, यहाँ वहाँ जाना, आदमी यहाँ से वहाँ जाता रहा, और कहानी सिर्फ ये ब्लैक बोर्ड में इतना आराम से लिखा जा रहा है, लाखों साल की कहानी है ये, आदमी कहाँ से कहाँ फैल गया। तो प्राकृत के बहुत सारे रूप बन गए, क्षेत्रीय भेद हो गए। अब इसमें से इससे सारे प्राकृत का है, मान लीजिए यहाँ भी प्राकृत है, प्राकृत है, बहुत सारे भेद थे। जैसे अभी देखिएगा कि सौर सेनी प्राकृत है, महाराष्ट्रीय प्राकृत है ना, ब्राह्मण है, मगही प्राकृत नहीं, मागधी प्राकृत है, इस तरह के बहुत सारे प्राकृत हैं। जैसे हिंदी का विकास सबको सौर सेनी प्राकृत से हुआ, तो ये बहुत सारे प्राकृत हैं। अब इन प्राकृतों का में से किसी एक का संस्कार किया गया, संस्कार किया गया किसी एक का। संस्कार का मतलब क्या हुआ, उसके साथ कई चीजें वर्जनाएं जोड़ दी गई। भाई आप जब आदमी जब पैदा होता है तो हरिजने रहता है ना, सिर्फ आदमी रहता है, उसमें कोई जात तो रहता नहीं, वो भगवान का दिया हुआ है, ठीक है। अब है उसको ब्राह्मण है तो जनेऊ लगा कर उसको एक बार आपको जनेऊ संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, फिर उसके बाद द्विज कहलाने लगता है, वो द्विजन्मा, दूसरी बार जन्म हुआ, जनेऊ लगाया गया तो द्विज हो गया। तो बहुत सारे संस्कार होते हैं, मुंडन संस्कार होता है, कर्ण वेधन संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, फिर मृत्यु संस्कार होता है, बहुत सारे संस्कार होते हैं जीवन में। और उसके साथ कोई नियम, कुछ प्रतिबंध जोड़ दिए जाते हैं, कुछ वर्जनाएं जोड़ दी जाती है। तो उसमें जैसे जनेऊ संस्कार में क्या है, जनेऊ के साथ जोड़ा जाता है कि ये करना, इसके बाद जनेऊ तरह जनेऊ हो गया, अब इसके बाद ये नहीं करोगे, उसके बाद वो नहीं करोगे, वहाँ नहीं जाओगे, यहाँ नहीं जाओगे, कुछ परविडेंस जोड़ दी, इसकी वर्जनाएं जोड़ दी गई। तो ये जो है सो आपको संस्कार किया गया। तो मतलब क्या हुआ कि इसका व्याकरण बना। व्याकरण तो शास्त्र है ना, व्याकरण शास्त्र है कि भाई शास्त्र के नियम तय करता है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये उचित है, ये अनुचित है। तो जब व्याकरण बन गया तो इसमें अब तो उसका जो बंधन हो गया ना, अब तो खुले छूटा नहीं घूम सकता है, ये बांध दिया आपने व्याकरण के इसमें दायरे में। अब इस भाषा में जो है सो बंध गई भाषा, और एक पर्टिकुलर जो भाषा शिष्ट ये हो गई। पहले तो लोक भाषा थी, अब शिष्ट भाषा हो गई, और शिष्ट भाषा हो गई तो वो इलिट सोसाइटी का जो उच्च वर्ण सवर्ण लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी भाषा हो गई है। और इसमें बाहरी लोगों का प्रवेश बिल्कुल निषेध कर दिया गया, मतलब बाहरी लोगों का, इसके सारे खिड़की दरवाजे बंद हो गए दूसरे लोगों के लिए, और जबरदस्ती भी, प्यार से भी, जबरदस्ती भी। देखिएगा कि बहुत हालिया वर्षों में तक भी जो नाटक थे आपके संस्कृत के नाटक, तो वो जो है, जो नौकर चाकर जो बोलते थे, दास वगैरह जो भाषा बोलते थे, उनको संस्कृत नहीं बोलने दिया जाता था नाटकों में, उनको प्राकृत बोलना है। नाटकों में ऐसी व्यवस्था थी। तो ये जो है सो देखिएगा कि जब दरवाजे बंद हो गए तब जनता के, आम जनता क्या बोलेगी, भाई ये तो कुछ लोगों के लिए बंद, दरवाजा खुला था ना, बाकी लोग दरवाजा बंद था, 90% लोगों के दरवाजा बंद था, 10% लोगों का दरवाजा खुला था। तो संस्कृत 10% लोगों की भाषा रह गई, उससे भी कम लोगों की भाषा।
बाकी 90% के पास क्या था? प्राकृत था। 90% जनता जो है सो प्राकृत बोलती रही। ठीक है, अब है कि आपके ये जो ये भाषा है, क्या होगा, परिणाम क्या होगा? जब आप सारे विकास के दरवाजे बंद कर देंगे तो आपको तो विनाशन होना है। कहा जाए कि संस्कृत विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है, इतना साइंटिफिक लैंग्वेज दुनिया में कोई नहीं है, और अंग्रेजी जितना बेवकूफ़ों भरी भाषा से कोई नहीं जाता। एकदम वो मैंने क्या, एकदम बिल्कुल उसमें अवैज्ञानिकता बहुत है। ऊँचा कहिए, पढ़िए कुछ, लिखिए कुछ, बोलिए कुछ, है ना। कखनी से सी से च हो जाएगा, कखनी सी से क हो जाएगा, है ना, तो पता नहीं चलेगा। वह एक आदमी जो है ना गांव में गया, नहीं स्कूल यूनिवर्सिटी गया, तो यूनिवर्सिटी गया तो बोला, उनके गांव का था, वो बोला भाई ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट किधर है? तो गेट पर बोला कर कहाँ से आए जी? सीधा खाटी से आते से आएगा, केमिस्ट्री नहीं था, केमिस्ट्री होता है। अच्छा 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 अच्छा। अब वहाँ गया, भीतर में सी से क होता है, च नहीं होता है। वो तो च पढ़ ले था। तो जब यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट खोजा, मैंने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, तो वहाँ जाके बोलते हैं भाई कोपड़ा साहब किधर रहते हैं? तो चोपड़ा साहब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। बोले कोपड़ा साहब किधर रहते हैं? बोला कि अच्छा अच्छा, अरे कोपड़ा नहीं होता है, सी से चोपड़ा होता है। अरे बाप रे, कैसा चीज़ है भाई, गेट पर तोड़ते तो सी से आपको क हो गया, अब यहाँ तोड़ते जैसे सी से च हो जा रहा है, समझ ना। मैंने कब क्या होगा, है ना, कखने पुट का पट का पुट हो जाएगा। अब बट बुट ना होकर के पुट। एक आदमी था पटने में, इसमें पटने का, बोला कि सुना न हमारा जैसन लिखल वैसे नहीं पढ़बा ना तो हम लिखे पारबो, होने तो नहीं पारबो। जैसा आप बोलिएगा, बट मत लिख बोलिएगा, बुट बोलिए तब हम लिख पाएंगे। वैसे ही डिक्टेट कराना होता था उनको। तो ये मैंने उसमें कहाँ साइकोलॉजी लिख रहे हैं, अब पिसाइकोलॉजी लिख रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, कोनो लिख रहे हैं, अब नो पढ़ रहे हैं, पता नहीं चलता है क्या है। तो ये जो है सो आपको कब देखे ना, आपको सी एस से देखिएगा कितना सैसे, हम सैचेट पढ़ते हैं ना, अरे भाई गुटकुआ बोला, सैसे होता है एक्चुअली सही उच्चारण, सैसे। ब्रोचर नहीं, हम ब्रोचर बोलते थे। एक आदमी बोला अरे ब्रोचर नहीं होता, ब्रोशर, है ना। पैरासूट होता है, पैराचूट। वो हाँ, क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हुए आदमी तो बेवकूफ बन जाएगा ना। संस्कृत के साथ भी ये प्रॉब्लम नहीं है। संस्कृत में जैसा बोलिए वैसा पढ़िए, वैसा लिखिए, इतना साइंटिफिक है। अभी बता रहे हैं हम लोग इसमें हैदराबाद में थे, तो क्या हुआ कि वो उसमें हम लोग कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स पर कर रहे थे, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, एडवांस कोर्स इन कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। उसमें जो पाणिनि के जो अष्टाध्यायी हैं, उनके श्लोक जो हैं, उनके मंत्र जो हैं, मंत्र क्या बोलते हैं, उनके जो ये हैं सूत्र, अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, वो अभी के तारीख में वो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में सबसे फिटेस्ट है। 2000 साल पहले पाणिनि ने जो ग्रंथ रचा संस्कृत में, वो आज के कंप्यूटर युग में एकदम सबसे फिटेस्ट है। मशीन ट्रांसलेशन वाली बात हो, उसमें काम हो रहा है कि मैं अगर यहाँ हिंदी बोलूँ तो आप अलग अलग भाषा वाले अपने अपने भाषा में सुन सकते हैं, इसको मशीन ट्रांसलेशन बोल सकते हैं। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के आपको डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स और आपको ये कानपुर का ये आपको जो इंजीनियरिंग कॉलेज कौन खाया, IIT वाले, ठीक है ना, वो दोनों का ज्वाइंट ये कोलैबोरेशन से काम हो रहा है वहाँ। ज्वाइंट वो लोग ज्वाइंटली वहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग उसमें पार्टिसिपेंट थे, हम लोग 3 महीने का कोर्स हम लोग कर रहे थे वहाँ, है ना। तो ये बहुत हैरत करने वाली बात है। लेकिन वो इतनी साइंटिफिक भाषा मर गई, क्यों? कि उसका जन साधारणीकरण नहीं हुआ। आम जनता के लिए मैंने इसके विकास के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। आज सिर्फ वो आर्काइव की चीज रह गई है, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने के सिवा उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। करपत्री महाराज भी आपके चाहे शंकराचार्य भी नहीं अपने घर में नहीं बोलते, डे टू ये यूज में एकदम नहीं है। तो ये जो है सो आपको इतनी साइंटिफिक भाषा मर गई। और अंग्रेजी जो है सो बिल्कुल ये भाषा थी
एकदम छोटे से गांव की भाषा थी एंग्लो सेक्शन कम्युनिटी की, आज विश्व भाषा बनी हुई है। क्योंकि वो इसमें जो उसको जो वॉरेसियस नेचर है, उसका जो सर्वग्रासी प्रवृत्ति है, जितना आया उतना लेते गया वो, है ना। अभी आपको हिंदू पेपर में इसे क्या द हिंदू है ना, साउथ से निकलता है, उसमें लिखा था हेवी बंदोबस्त इन हैदराबाद। व्हाट इज हेवी? हेवी बंदोबस्त, लाठी चार्ज इन रांची। लाठी भी उसको ले लिया उसने, है ना। साड़ी तो धोती तो है ना। तो वो सब चीज जो है सो आपको जंगल ले लिया। अभी हर हाल में इस साल आधार ले लिया है, आधार सब कुछ ने ग्रहण किया है। हर साल वो बुलेटिन जारी करता है कि हमने इस सारे सब को लिया। और आज देखिएगा दुनिया सबसे बड़ी भाषा हो गई। खुशवंत सिंह ने कहा कि हिंदी तो दरिद्र भाषा है। खुशवंत सिंह ने कह दिया कि हिंदी दरिद्र भाषा है, सबसे समृद्ध भाषा अंग्रेजी है। नो डाउट, सबके धन इधर से लेते जाएगा तो समृद्ध होगा नहीं करेगा। हम लोग छटनी करते हैं कि खोठक ना हको, लेकिन हटाओ बोलते हैं, तो ऐसा छाटने तक तो सब छटा जाइएगा, ठीक है ना। तो ये मेरा कहना है कि अब प्राकृत बोलती रही जनता। अब है कि ये जब प्राकृत है, प्राकृत की जहाँ बोली जा रही थी उसके किस परिवेश में था, तो यहाँ झारखंड को हम पूरे दिन पढ़े थे। पहला दिन झारखंड में कितने प्रजाति के लोग रहते हैं? प्रोटो ग्रुप के लोग हैं, द्रविड़ हैं, आर्य हैं। तो ये तो आर्य भाषा से संबंधित था। अब वो द्रविड़ भाषाओं का भी प्रभाव इसमें पड़ा। प्रोटोस्टोलॉयड ग्रुप ऑस्ट्रिक भाषा का भी प्रभाव पड़ा, मुंडारी, संताली, वो करिया। बहुत सारे शब्दावली इसके साथ जुड़ गए, कुछ कुरुक के भी शब्द जुड़ गए, और भाषा का जो नया स्वरूप खड़ा हुआ वही हमारा खोठा है। ये तब दोष एक सिद्धांत हमारा हो गया खोठा की उत्पत्ति को लेकर के, प्रकृति प्राकृत सिद्धांत। जी पुराना, संस्कृत से भी पहले का है। मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ इसको समझे ना, इसका जो है संस्कार किया गया तो संस्कृत बनी। अब आप जो बोल रहे हैं ना, मैं इसको क्लियर करूंगा अभी। देखिएगा कि ये तो एक सिद्धांत ये है, ईश्वरीय सिद्धांत वाले अभी नहीं आए हैं। उनका कहना है कि संस्कृत आदि भाषा है, बाकी जितने हैं सब संस्कृत से पैदा हुई है। ये बाबावादी सिद्धांत है और वो चल रहा है स्टिल। वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी उसी के पक्षधर हैं। संस्कृत आदि भाषा है, वो ईश्वरीय मानने वाले लोग। अब आदि भाषा संस्कृत है, उसी से जो है सो बाकी भाषाएं बनी है संस्कृत में। अब देखिएगा इसको, चल भैया जाओ, अरे मिटा दें, चलिए बदल देते हैं। आज अब देखिए इसमें क्या है कि उस सिद्धांत, चलिए आइए देखिए संस्कृत। अब संस्कृत जो है और उधर एक प्राकृत वाली बात है, एक सीधी सी बात है। संस्कृत आसमान से टपकी है तभी नहीं होगा भाई आदि भाषा। हमने कहा कि प्राकृत का संस्कार करके नाम से पता चलता है कि वो संस्कृत कल्चराइज्ड है, वो नहीं। तो ये संस्कृत जो है, इसको ये सिद्धांत वाले कि वो जो है सो आपको जैसे वैदिक वेदों की भाषा कहा गया है, लौकिक ये आपको वैदिक संस्कृत, मैंने संस्कृत को आदि भाषा माना गया है। अब संस्कृत में देखिएगा कि भाषा जो होता है ना, भाषा का जो, चूंकि भाषा तो मौखिक थी, लिखित तो थी नहीं, तो उसका स्तंभ क्या था? उच्चारण, श्रवण, स्मरण, संवहन, ये चार स्तंभ थे। उच्चारण किया, सही उच्चारण तो कब होगा? जब सारे दुरुस्त होंगे, सारे अंग, दांत, मुंह, जीभ, नाक, ये सब सारा दुरुस्त होगा, तभी आपका सही उच्चारण होगा। फिर सब श्रवण अंग एकदम सही होगा तो सही जो उच्चारण किया जाएगा उसको सुनेंगे। फिर स्मरण, दिमाग सही होगा तो जो सुनेंगे वो याद रखेंगे, और याद रखेंगे, और जो बोलने वाला और सुनने वाला के बीच की दूरी जब विद इन ए लिमिट रहेगी, संवहन।
सब कुछ दुरुस्त रहेगा तभी भाषा में मन अक्षुण रह सकती है। लेकिन ऐसा संभव है क्या? किसी के दांत मुंह खराब होगा, किसी का ना कान खराब होगा, किसी का दिमाग कमजोर होगा, है ना? तो ये तो गड़बड़ी हो सकती है ना। तो भाषा में विकृति शुरू हो गई, भाषा में विकृति शुरू हो गई, तो ये हुआ आपको प्राकृत। क्यों कहा गया? बिगड़ने के बाद इसको क्यों कहा गया? तर्क का बात है। क्यों कहा गया प्राकृत? प्राकृत इसलिए कहा गया, प्राकृत मतलब है क्या कि माने उसका जो नेचुरल, आमतौर पर जैसे कोई मान लीजिए थक के कहीं से आप आ गए, भारी थके हुए, कहा जाता है कि आइए बैठिए, प्रकृतस्थ होइए। प्रकृतस्थ होइए माने प्रकृतस्थ होइए, प्रकृतस्थ होइए मतलब अपनी पूर्व स्थिति को फिर से प्राप्त कीजिए। थक करके आए हैं, बैठिए, जलपान कीजिए, प्रकृतस्थ होइए माने पूर्व की स्थिति को प्राप्त कीजिए। ठीक है ना। संस्कृत में जब विकृति हो गई तो प्राकृत क्यों कहा गया? क्योंकि फिर अपने पुराने रास्ते पर लौट के चला गया, उसमें विकृति हो गई। तो ठीक है ना, चूंदी काट लिया तो ब्राह्मण जन फेंक करके फिर बन गया, संस्कारित थे ना, जनो फेंक दिया तो पंडित जी तो फिर हो जाएंगे सुधरना। तो ये है कि आपको प्रकृति जो प्राकृत हुआ। अब प्राकृत का भी, चूंकि प्राकृत का भी जो है सो देखिएगा कि इसका साहित्य बनने लगा अलग से, पैरेलल चलने का, संस्कृत साहित्य भी प्राकृत साहित्य भी चलने लगा। अब यहाँ भी विकृति शुरू हो गई। साहित्यिक भाषा में तो विकृति कम होती है, सबसे ज्यादा जो उसका जो मतलब अव्याकरणिक रूप है उसमें विकृति होती है। तब है क्या कि इसका जो विकृत हुआ वो हो गया अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश। अब है कि अपभ्रंश जो है, देखिए अपभ्रंश का मतलब होता है विकृत, भ्रष्ट, लेकिन ये वैज्ञानिक भाषा नहीं है। भाषा में बदलाव जो होती है उसको वैज्ञानिक दृष्टि माने विज्ञान की दृष्टि से उसको भ्रष्ट नहीं बोल सकते हैं, विकृत नहीं बोल सकते, उसको बोल सकते हैं विकास। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वो विकृत हो गया। व्याकरण शास्त्र है, मान लीजिए वो कहा गया है, शास्त्र में कहता है कि वो बेटी रजस्व वाला होने से पहले उसका विवाह करना चाहिए। सो पिताजी जांग में बैठ के उसको बैठा के दान करते हैं, ये शास्त्र कहता है। विज्ञान बोलता है नहीं, ये गलत है। ठीक है ना। विज्ञान बोलता है कि ये शास्त्र सम्मत, शास्त्र बोलता है कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है। 18 साल के बाद जो है तो कन्या का दान नहीं हो सकता उस तरह से, ये विज्ञान सम्मत है। तो विज्ञान जिसको सही बोलेगा, व्याकरण उसको, शास्त्र उसको गलत बोलेगा, और जिसको शास्त्र गलत बोलेगा इसको विज्ञान सही बोलेगा। तो भाषा विज्ञान जो है विज्ञान है, व्याकरण आपको शास्त्र है। ठीक है ना। तो ये जो है सो देखिएगा कि आपको अपभ्रंश जो है, यहाँ अपभ्रंश शब्द नहीं होना चाहिए था, हो सकता है प्राकृत का दूसरा नाम, इसका नाम दूसरा भी हो सकता था। अपभ्रंश का मतलब भ्रष्ट हो जाना, ये शास्त्रीय भाषा है। अब है कि अब इसमें देखिएगा, इसके भी मैंने कहा था कि मिटेगा भैया, अरे यार अब देखिएगा अपभ्रंश जो है इसके भी बहुत सारे क्षेत्रीय भेद थे। सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। फिर अब हमारा संबंध है मागधी अपभ्रंश से, मतलब मागधी अपभ्रंश। ठीक है। अब मागधी अपभ्रंश से मेरा संबंध है, तो मागधी अपभ्रंश को भी 3 खंडे में, मतलब मागधी अपभ्रंश मतलब क्या, मगध साम्राज्य का अपभ्रंश, मगध साम्राज्य का अपभ्रंश। अब है इसको भी आपको सुनीति कुमार चटर्जी ने है, वो आपके जो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बांग्ला लैंग्वेज उन्होंने लिखी है। तो उसमें उन्होंने बांटा है 3 ये में, 3 खंडे में इसको बांट दिया। ये हुआ पूर्वी, ये हुआ मध्य, और ये हुआ पश्चिमी, है ना। तो इसमें
पूर्वी में कहा गया कि असमिया, बंगला और उड़िया। इसमें कहा गया मगही और मैथिली, और ये इधर कहा गया भोजपुरी। अब देखिए झारखंडी भाषाएं कहाँ हैं? गायब हो गई झारखंडी भाषाएं। इन्होंने यहाँ कहा कुछ लोगों ने कि मगही जो है सो आपको खोरठा और कुरमाली, ये पूर्वी मगही है। हेलो, ठीक है ना? खोरठा और कुरमाली पूर्वी मगही है। और इसमें कहा कि आपको नागपुरिया जो है, नागपुरी जो है अरे कहाँ जाता है यार, अच्छा ठीक है, चलिए घस का ही देते हैं। तो इसमें जो है आपको इसमें मगही, मैथिली और इसमें अब देखिए कि मगही को कहा गया इसमें खोरठा और कुरमाली, आपको पूर्वी मगही, पूर्वी मगही का। और इसमें भोजपुरी यहाँ है, नागपुरिया को कहा कि पठारी भोजपुरी है, और भोजपुरी पांच परगनिया है, उसको कहा कि पांच परगनिया को कहा कि ये जो है सो नागपुरी की विभाषा है, ये पांच परगनिया, इसका स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। अभी 84-85 में हो रहा था, आपको एक्सएसएस में सम्मेलन हुआ था, भाषाओं का सम्मेलन, उसमें काफी लाठी लठोबल तक हो गया था। एक आदमी ने कहा कि पांच परगनिया तो भोजपुरी की, इसके नागपुरिया की जो है सो विभाषा है, नागपुरिया, ठीक है ना? नागपुरिया का विभाषा है आपको पांच परगनिया। काफी झगड़ा हुआ था एक्सएसएस में। तो अब जब खोटा इसमें चले गए सारे लोग, झारखंडी भाषाएं गायब हो गई। बाद के दिनों में आपको एक हुआ का कि एक मोनिका जॉर्डन करके एक महिला थी शिकागो यूनिवर्सिटी में, उसने शोध किया, उसने कहा कि नागपुरी जो है सो एक अलग भाषा है, न तो वो मगही है, न भोजपुरी है, न मैथिली है, वो एक अलग भाषा है, ये अलग है, ये अलग है नागपुरी, इसका अपना अस्तित्व है। मतलब मगही मैथिली बहन है तो नागपुरी भी एक बहन है। बाद के दिनों में कई लोगों ने, जैसे कुरमाली वालों ने रिसर्च किया, बोला कि कुरमाली जो है सो चौथी बहन है, ठीक है। पांच परगनिया वालों ने कहा कि हम पांचवी बहन हैं, मेरा अपना अलग है, ठीक है। खोरठा वालों ने कहा कि चलो भाई हम छठी बहन हैं, हम मगही नहीं हैं, हमारा अलग अस्तित्व है। ये कौन सिद्धांत में है? ये प्रकृति प्राकृत या संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश सिद्धांत है ना। ये सिद्धांत आया संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश सिद्धांत। एक सिद्धांत था प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, जिसमें ए.के. झा जी हैं, आला जी हैं, है ना। और उसके बाद कि आपको संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश सिद्धांत में, इसमें जो है सो इसमें कौन लोग हैं, तो मान ली नरेश नीलकमल हैं, ठीक है। फिर है आपके डॉक्टर प्रभाकर हैं, ठीक है। फिर है आपके डॉक्टर राम कुमार तिवारी हैं,
ये लोग मतलब बाकी यूनिवर्सिटी में जो लोग भी पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, वो लोग कई लोग ऐसे गोल गोटोल बोल रहे हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, इसलिए ऐसा होगा। अपना कोई मत नहीं दिया उन लोगों ने। यहाँ भी इसको इधर इस दिशा में स्थापित करने में इन लोगों का हाथ है। समझे बात को? मतलब दो सिद्धांत है आपको, तो एक है कि प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, प्रकृति प्राकृत सिद्धांत या मत, दूसरा है संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश मत, है ना। ये दो सिद्धांत हैं। इसमें से ये लोग हैं, दो चार लोग और नाम लिख सकते हैं। अभी वर्तमान में जो पीएचडी वो लोग कर रहे हैं उसमें डॉक्टर विनोद वगैरह का भी थीसिस वगैरह कुछ है, सब जगह जिक्र है ना। बाकी शेष लोग, मैं इधर हूँ, क्या नाम है इधर चाची के साथ में, है ना। हाँ, हमने इसको इसके स्थापना में मैंने दिया है, मैंने कहा कि अपभ्रंश चूंकि वो भाषा थी उकार बहुला भाषा, खैबू कैलू गेलू पढ़ेलू मगही में देखिएगा दिखाई, ठीक है ना। जबकि खोटा आपको आकार बहुला भाषा है, खैबा जैबा देखबा पढ़बा चलबा बेटा भत्ता बेटा फाइट गेलू बता कहबे होता है। ये इसलिए देखिएगा कि वहाँ मगही और इसमें आपको अंतर है। वो मगही आपको उधर से ये निकला है। तो ये मत जो है सो अभी चल रहा है, ये दो ही मत हैं। एक है प्रकृति प्राकृत मत, इसमें AK झा जी हैं, आला जी हैं, है ना, नोट्स में मिल जाएगा बाकी लोगों जिसका नाम है ना। बाकी ये सब जो है सो मैंने दो मत को आप बढ़िया से समझ लीजिए। यही खोटा भाषा के उत्पत्ति का सिद्धांत है, ठीक है। ये पहला प्रश्न है, इसमें पूछा जा सकता है, किसी भी एक आदमी के मत पूछा जा सकता है, या पूरे मत को पूछा जा सकता है, वो संक्षेप में लिखा जा सकता है। हम इतनी लंबी चौड़ी कहानी कह गए, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ देना है कि इसमें दो मत हैं, इसमें इनका ये मानना है, इसका ये मानना है, इसका ये मानना है। आपको ये नहीं देना है कि भाई फलाना का मत सही है, लॉजिकल है, आपको नो कमेंट, है ना। आपको जैसा उन्होंने कहा है वैसा लिख देना है, ठीक है। तो वो जो है आपको नोट्स में थोड़ा कुछ रेफरेंस देते हुए भी है, जैसे सुनीति कुमार चटर्जी वगैरह नाम रहेगा, चाहे वो खरोष्टी वाला कहाँ से दिया है, झा जी का किताब है एक, आपको खोटा काटे पैदे खंडी गैदे खंडी, उसमें इस सूत्र को दिया हुआ है, ठीक है ना। खोटा भाका ग्रहण में आला जी ने कहा है, वो पूरे रेफरेंसेस रहेंगे उसमें नोट्स में, है ना। हम यहाँ नहीं दिए, इसको लंबा होने चलते। तो ये जो है सो आपको खोटा भाषा का उद्भव और विकास को लेकर के है। हम 1 घंटा हो गया क्या? हाँ, ब्रेक लेंगे टैया, हाँ, टी ब्रेक लेंगे तो हम लोग फिर आगे खींचेंगे। ओके, कितना देर का रहेगा? 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट का भी है, तो आइए फिर। अगला हम लोग पढ़ेंगे उसमें फोनेटिक